दो बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक, पहाड़ी एथनिक ट्राइब को एसटी स्टेटस देते हुए पहाड़ी एथनिक ट्राइब के अलावा भी कुछ ऐसी जाति हैं जिन्हें एसटी स्टेटस दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ में एक सीट रिजर्व की गई है पीओजे के रेफ्यूजीज के लिए। इन दोनों बिल्स को लेकर जो पीओजे के रेफ्यूजीज की कम्युनिटी है उनका क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ विनोद शर्मा है जो पीओजे के डीपी फ्रंट के चेयरपर्सन भी हैं, और इन्हीं से जानेंगे कि जहां एक तरफ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का जब सर्टिफिकेट बनता था उसके लिए काफी जद्दोजहद जो है वो पीओजे के रेफ्यूजीज को करनी पड़ती थी कि वो रिजर्वेशन उन्हें मिल सके, उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ती थी। अब ये जो एसटी स्टेटस मिला है, क्या इस पहाड़ी एथनिक ट्राइब में पीओजे के रेफ्यूजीज कवर होते हैं, नहीं होते हैं, ये इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले ये समझ चाहूंगी कि ये जो पहाड़ी है, अब भाषा की अगर बात की जाए तो भी आप कवर होते हैं, या एरिया की बात की जाए तो भी, तो कैसे देखते हैं? कि आपको लगता है आप भी एसटी स्टेटस ये जो मिला है पहाड़ी एथनिक ट्राइब में, आप भी इस पहाड़ी एथनिक ट्राइब में कवर हुए हैं, नहीं हुए हैं? जी, पहले तो पल्लवी बहुत धन्यवाद आपका और स्टेट लाइन का। मैं पहले ये कहूंगा कि 22 अक्टूबर को जब हम 1947 को जब हम वहां से निकाले गए थे, रात के अंधेरे में हम निकाले गए तो काला दिवस हम उसको मानते हैं। और दूसरा काला दिवस जब 26 जुलाई को बिल टेबल किया गया भारत की संसद में और पीओजे के विस्थापितों का गला काटा गया हमारी ही संसद के अंदर, तो आज हम दूसरा इसको काला दिवस मान रहे हैं। पहला आपका सवाल है कि जो एसटी स्टेटस में हम कवर होते हैं कि नहीं होते हैं। पल्लवी जी, आज हम बात करेंगे फैक्ट्स और फिगर के आधार पर, और मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि दर्शक भी जो है इसका विश्लेषण करें कि गला कैसे काटा गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब हम 1947 में वहां से यहाँ पे आए, हमारी माताएं बहनें थी, बलात्कार हुआ उनके साथ, हमारे घर उजड़ गए। उसके बाद हम जम्मू में आ गए। हम अपनी लैंग्वेज जो थी पहाड़ी लैंग्वेज बोला करते थे, हमारा जो रहन सहन था वो पहाड़ी था। जब यहाँ पर आए तो हमारी भाषा जानने वाला कोई नहीं था, हम सेग्रीगेट हो चुके थे अपने इसी समाज के अंदर। और हमारे जो कपड़े जो हम पहनते थे, लोग हंसा करते थे कि पहाड़ी कपड़े हम लोग पहनते हैं, और यहाँ का जो पहनावा भी अलग था, भाषा भी अलग थी। 75 साल तक हम अपनी आइडेंटिटी को बचाते रहे, हम अपनी भाषा को बचाते रहे, हम अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के साथ साथ एथनिसिटी जो हमारी है, हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, उन सबको बचाया। पर आज जब भारत सरकार एक बिल इंट्रोड्यूस करती है जिसको पहाड़ी एथनिक ग्रुप कहा जाता है, उस ग्रुप से हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज जो पीओजे के विस्थापित हैं, जम्मू की डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो कश्मीरी हैं, उनको ये नहीं पता कि वो पंजाबी हैं, उनको ये नहीं पता कि डोगरे हैं। आखिर सरकार बताएगी हम लोग कौन हैं। किस तरीके से आपको इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर किया गया है, मुझे बताएं कि अभी तक तो इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी गई है कि आप पहाड़ी एथनिक ट्राइब में कवर किस बुनियाद पर करेंगे? आप ज्योग्राफी की बुनियाद पर करेंगे कि राजौरी पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है, और अगर राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो उसमें तो जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उसमें भी जो राजौरी पुंछ का इलाका है वो भी भारत का ही हिस्सा है, वो कहीं और का हिस्सा तो है नहीं। अब पाक के कब्जे में है, ऑक्यूपाइड तभी कहा जाता है। तो अगर ज्योग्राफी के बेसिस पे है, क्या उस बेसिस पर आप बाहर हैं? लिंग्विस्टिक बेसिस पर आप बाहर हैं? किस बेसिस पर आप बाहर हैं? देखिए, हमको समझना होगा, हम सरकार के ही फैक्ट्स और फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स हम लेते हैं। 1994 के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करती है भारत सरकार, वो कहती है कि जो पीओजे के है भारत का अभिन्न अंग है, वो कब्जे में है, नाजायज कब्जा इसको मानते हैं, और हम वहाँ के निवासी हैं। और सरकार कहती है कि इन लोगों को वहां पर बसाया जाएगा, यानी कि जो पुंछ का वो क्षेत्र है वो हमारा क्षेत्र है। और साथ में ये कहती है कि ये टेम्परेरी सेटल्ड है, यहाँ पे परमानेंट शब्द यूज नहीं किया, ये टेम्परेरी सेटल्ड है, हम उन लोगों को बताएंगे। अगर ये कहते हैं कि जो पुंछ के एरिया में हम ट्राइब्स एसटी स्टेटस देंगे तो हम तो पुंछ के ही रहने वाले हैं, वो पुंछ जो भारत सरकार अपना कहती है, फिर हमको पहाड़ी एथनिक ग्रुप से बाहर क्यों निकाला गया? दूसरा, आप कहते हैं कि जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, जो मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को ही लेता हूं, रविंद्र रैना साहब जो भाषा बोलते हैं वो भाषा हम भी बोलते हैं, वो जो त्योहार बनाते हैं वो हम भी बनाते हैं, हमारी नस्ल वही है, हमारा रीति रिवाज वही है, हमारी भाषा वही है, हम वो जो लोग हैं वो ही हम हैं। एक बड़ा भाई वहां रह गया, छोटा भाई यहाँ पे आ गया,
तो हम लोगों का क्या कसूर है? तो ये डेलिबरेटली मुझे लगता है कि हमको बाहर निकाला गया और भारतीय जनता पार्टी को इसका जो नतीजा है ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पल्लवी 12 लाख लोग हैं हम यहाँ पे जो यहाँ ग्राउंड में रह रहे हैं, जो पुंछ और राजौरी की डिस्ट्रिक्ट या उड़ी करना में नहीं रहते, जो जम्मू और कठुआ उधमपुर में रहते हैं। 12 लाख लोग हर एक विधानसभा में जो है बड़ी तादाद में पीओजे के रिफ्यूजी रहते हैं। और आपने देखा होगा कि अब प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं, छोटे छोटे प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में बहुत बड़े प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सर्वे की बात करेंगे, जो पहाड़ी का जब अंदाजा लगाने की कोशिश की गई कि कितने पहाड़ी जम्मू कश्मीर में है, सर्वेस किए गए तो ये कहा गया कि जम्मू में तो कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो राजौरी पुंछ के इलाके हैं वहीं पर जो है वो पहाड़ी हम कंसिडर करेंगे। उसमें अब जब से ये बिल आया है तब से जो लीडर्स के बीच में बातचीत हो रही है, आम जनता के बीच में बातचीत हो रही है पहाड़ी एथनिक ट्राइब आइडेंटिटी को लेकर, तो ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अपनी जमीनें वगैरह सब राजौरी पुंछ में बेचकर जो परमानेंटली जम्मू में अन्य जगहों पर सेटल हो गए हैं, उन्हें अब किस तरीके से हम दोबारा से पहाड़ी कंसिडर करें। एक क्राइटेरिया ये तो होना चाहिए कि आपकी कोई एक जमीन, कोई एक हिस्सा, कुछ ना कुछ, कोई एक रूट जो है वो आपकी राजौरी पुंछ में होनी चाहिए। उसका मैं समझना चाहूंगी आपसे कि जो पीओजे के रेफ्यूजीज हैं, कई सारे पीओजे के रेफ्यूजीज ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और ये कहा कि हमारे पास एल फॉर्म है जिसमें मेंशन हुआ है कि हमारी ये जमीन जो है मीरपुर के इस एरिया में है, हमारी ये जमीन पाक ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है उसके पुंछ के इस एरिया में हमारी जमीन है। तो अगर वो भी क्राइटेरिया लगाया जाए तो जमीनें तो आपकी भी हैं। मैं आपसे ये एक स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो ट्राइब्स है उसका जमीनों से लेना देना नहीं है। एक ट्राइब्स है वो एक जनजातीय समाज है, वो पिछड़ा हुआ समाज है, उस क्षेत्र में रहता है और उसके अपने कस्टम है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ट्राइब्स की डेफिनेशन को दिया हुआ है। मान लीजिए वो अपनी जमीन बेच ही देता है, किसी कारण से जमीन बिक जाती है उसकी, क्या आप उसको ट्राइब से बाहर कर देंगे? ये एक बुनियादी सवाल है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। मैं जनता से भी कहूंगा कि कम से कम बोलना सीखिए कि हम लोग ट्राइब्स हैं। दूसरी मैं आपको बड़ी बात ये कहता हूं कि जो एसटी स्टेटस के अंदर जो लोग आते हैं, अब जो पहाड़ी जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, अगर वो गांधीनगर के पास एरिया में रहती है तो उनको भी एसटी स्टेटस मिल रहा है, उनको भी तो शेड्यूल्ड ट्राइब मिल रहा है। अब गांधीनगर में रह रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि वो राजौरी रहे, पुंछ में रहे, पहाड़ों में, वो आ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ने के सिलसिले में आ सकते हैं। वो जो जनजातीय समाज है, हम उस जनजातीय समाज का हिस्सा हैं। आज हम अपनी पहचान खो रहे हैं। राजौरी, पुंछ, उन लोगों को अपनी पहचान खोने का डर नहीं है। आज जिस व्यवस्था के अंदर हम रह रहे हैं उस व्यवस्था में डोगरा कल्चर भी है, पंजाबी कल्चर भी है और ये जो कल्चर है हमसे बहुत बड़ा है। आज ये कहते हैं कि हम पीओजे के वापिस लेंगे, पर हमारी आइडेंटिटी ही खत्म हो गई, हम लोग मिक्सअप हो गए इन लोगों के बीच में, तो ये पीओजे का सपना कैसा पूरा करेंगे? पल्लवी, ये सवाल नहीं है कि जो पीओजे के विस्थापित इतनी बड़ी पॉपुलेशन में रहते हैं, अलग अलग कल्चर में रहते हैं, उनके कल्चर को प्रिजर्व करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, उनकी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। तो वो लैंग्वेज कैसे प्रिजर्व होगी जब आप जो एसटी स्टेटस इनको देंगे, इनको रिजर्वेशन देंगे, इनके बच्चों को पहाड़ी भाषा का ज्ञान देंगे, पहाड़ी डिपार्टमेंट्स खुलेंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो पीओजे के डीपीज एसटी के लिए डिजर्व कर रहे थे, जो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने कस्टम्स के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज आपने उन लोगों की हत्या की है। इसको हत्या कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि हत्या की है, एक सीट आपके लिए रिजर्व की गई है, वो भी जो है एक बड़ा लैंडमार्क माना जा रहा है कि भाई पीओजे के लिए ऑलरेडी जो है वो 24 सीटें तो रिजर्व हैं ही हैं जो फ्रोजन है, लेकिन उसके अलावा भी अब एक व्यक्ति आप नॉमिनेट कर सकते, एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो पीओजे के डिस्प्लेस पर्संस की होगी। जी, आपने कहा कि जो 24 सीटें रिजर्व की गई हैं, 75 सालों में मान लीजिए कि एक कोई सोने का बिस्किट है जिसको इन्होंने लॉक में डाल के रख दिया हुआ है और ये कहते हैं कि आपकी वो सोने का बिस्किट है, वो सोने का, जब उस सोने के बिस्किट का हमको कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो उन सीट्स का या उस सीट्स का हमको क्या करना है, ये बताइए। दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जितने भी कमीशंस आए, जीडी कमीशन की बात करें या जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जम्मू कश्मीर में आई थी, उन कमेटीज ने साफ कहा था, क्योंकि वो संसदीय समिति थी और संसदीय समिति उच्च समिति होती है, उन्होंने कहा था कि जो पीओजे के विस्थापित है इनकी 8 सीटें ओपन करिए जो 24 का, क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन जहां पे आ चुकी है, या कोई अमेंडमेंट करिए, कोई प्रावधान करिए कि इनके प्रतिनिधि जो हैं वो विधानसभा में जाए और विधानसभा में जाकर पर्टिकुलर इस समाज की आवाज उठाएं, क्योंकि ये समाज बहुत गुर्बत में है।
फिर उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में आया। आप डीलिमिटेशन कमीशन की जो लैंग्वेज है, जो रिकमेंडेशन है, वो भारत सरकार पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने लिखा कि 2 सीट्स यानी कि फिक्स नंबर आप कश्मीरी पंडितों के दे दिए, पर आप जो है कुछ सीट्स, सम सीट्स, उसमें 1 सीट्स का कहीं भी जिक्र नहीं था। आप मेरे को बताइए, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन को नहीं मानते, आप डिलिमिटेशन रिकमेंडेशंस को नहीं मानते, कश्मीरी पंडितों की आबादी 1,56,000 है, हम लोगों की आबादी 14 लाख के करीब है, आप उनको 2 देते हैं और हमको 1 देते हैं। तो हम भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि अगर कश्मीरी पंडितों को कोई सीट कम पड़ रही है तो ये सीट जो है हमारी ये कश्मीरी पंडितों की झोली में डाल दें। हमें भीख नहीं चाहिए। हम अपने अधिकारों के लिए आज तक लड़ाई लड़ते रहे हैं, अपनी मेहनत से जहां पहुंचे हैं हम लड़ लेंगे। ये भीख देकर पीओजे के विस्थापितों को शर्मिंदा ना किया जाए। लेकिन विनोद जी, बगैर रिजर्वेशन के भी तो ये देखने को मिला है कि पीओजे के डिस्प्लेस्ड पर्सन में से कई आपके लोग जो हैं वो एमएलएस भी बने, मंत्री भी बने, एमएलसीज भी बने बगैर रिजर्वेशन के भी। तो अगर ये 1 सीट नॉमिनेशन की दी जाती है, ऐसा तो नहीं है कि आप ही ने कहा कि आपकी इतनी आबादी अगर है तो आप अपने नुमाइंदे चुन भी तो सकते हैं। ये तो नॉमिनेशन के लिए 1 सीट है, अदरवाइज भी तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वो डिलिमिटेशन जो विधानसभा के अंदर जो नुमाइंदे चुनकर विधानसभा में पहुंचते हैं, क्या वो सिर्फ विस्थापितों के नुमाइंदे होते हैं? क्या वो सिर्फ विस्थापितों की आवाज उठाने के लिए नुमाइंदे होते हैं? एक विधानसभा का जो सेगमेंट्स होता है उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं। पीओजेके की कम्युनिटीज 15 या 20% होगी। अब वो नुमाइंदा अगर पीओजेके की आवाज उठाना शुरू करेगा तो अगली बार उसको जो जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर टैग लगेगा कि ये पीओजेके की आवाज उठाता है। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने स्पेशली कहा था कि 8 सीटें जो हैं वो नॉमिनेट करिए ताकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज जो है वो उठा सके। दूसरी आपने कहा जो हमारी 24 सीटें हैं, वहां की जो सीटें हैं, जो 1/3 पॉपुलेशन यहाँ पे आ चुकी हुई है, तो आप क्यों नहीं उन सीटों को खोलते ताकि हम यूनाइटेड नेशन में या हम जो है पूरे वर्ल्ड में ये कह सकें कि जो हमारे वहां का एरिया है वो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, हम असेंबली के अंदर हर समय पीओजेके की आवाज उठाएं। तो ये जो आपका कहना कि वो जो विधानसभा के एमएलए हैं वो पर्टिकुलर पीओजेके की आवाज नहीं उठाते, या तो वो पार्टी के नुमाइंदे होते हैं या तो वहां के जो प्रतिनिधि होते हैं पूरी विधानसभा के, इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और कश्मीरी पंडित भी तो लड़ सकते हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो भी लड़े, उनके लिए आपने कहा उनकी आबादी कम है। तो पीओजेके की अगर आप सेगमेंट देखते हैं, जैसे आप किसी जम्मू साउथ की विधानसभा को मान 25% जो पीओजेके विस्थापित है, 30% बाकी जो अदर कम्युनिटीज हैं वो अगर जीत के आते हैं, अपनी काबिलियत से जीत के आते हैं, वो काम करते हैं लोगों के लिए जीत के, वो इसलिए नहीं जीतते कि पीओजेके विस्थापित थे, वो पूरी पार्टी के बेस पे जीतते हैं, अपनी कम्युनिटी जो है वो काम करते हैं उसके लिए बेस पे जीतते हैं। तो हमारी जो मांग है कि हमको अपने प्रतिनिधि चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पीओजेके विस्थापितों की बात कर सकें। जिस समय डिलिमिटेशन पैनल था उन्होंने कई सारी डेलीगेशन से मुलाकात भी की और उनसे भी सजेशंस मांगे कि आप क्या चाहते हैं कि डिलिमिटेशन किस तरह पर होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। उसी के बाद जाकर जो है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। मुझे ये बताएं कि जब आपके डेलीगेशन डिलिमिटेशन पैनल से मिले, क्या वहां पर स्पेसिफाई नहीं किया गया या वहां पर क्लैरिटी के साथ नहीं बताया गया कि हम कितनी सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी तक तो हमें मिलनी चाहिए? मैं खुद डिलिमिटेशन कमीशन के सामने प्रस्तुत हुआ था, जो मेरी उनसे बात हुई थी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने उनसे साफ तौर से कहा था कि जो हमारी कम से कम 8 सीटें ओपन कीजिए। उसका कारण ये है कि आज जो हमारी आगे की जनरेशन है उसको ये नहीं पता कि हमारी तहसील कौन सी है, पलंदरी कहाँ पे है, बाग कहाँ पे है, बोरल कहाँ पे है, मीरपुर कहाँ पे है, देवा कहाँ पे है, बटाला कहाँ पे है। जब आप उस कॉन्स्टिट्यूंसीज को उन नामों से करेंगे, कम से कम जो पीओजे के विस्थापित हैं वो अपनी जड़ों से जुड़ पाएंगे। तो आप जो है वो 8 सीटें करिए और उस नाम से करिए। क्या ये डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जो हमारा सुझाव था ये उनको पसंद नहीं आया कि हम अपनी जड़ों से जुड़ पाए? आज कश्मीरी पंडित जो हैं पूरे देश में हैं और वहीं पे उनको व्यवस्था है कि वो पट्टन के लिए वोट डाल सकते हैं, पुलवामा के लिए वोट डाल सकते हैं, वो गुलमर्ग के लिए, जहां भी पंडित रहते हैं। क्या हम लोग यहाँ बैठकर वहां नहीं वोट डाल सकते हैं? परंतु हमारी मांगे ना तो डिलिमिटेशन कमीशन ने मानी और ना भारत सरकार जो है हमारी मांगों पर गौर दिया, और एक घिनौना मजाक हुआ है पीओजे के विस्थापितों के साथ।
अब आपने सुन लिया कि पीओजे की कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि एक तरफ जहां पहाड़ी एथनिक ट्राइब की बात की जा रही है उससे भी हमें एक्सक्लूड करना पीओजे के विस्थापितों के मुंह पर तमाचा लगाने जैसा है, और दूसरा ये कि केवल एक सीट रिजर्व करके आपने इस पूरी कम्युनिटी के साथ मजाक बनाया है। अभी हालांकि ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, जाहिर सी बात है इस पर बहस भी होगी, लेकिन जहां तक बात है पीओजेके के विस्थापितों की, इनका ये कहना है कि हमारी जो जेन्युइन मांगे थी वो मांगे नहीं मानी गई है, और इनकी आबादी इतनी है, इनका ये कहना है कि जब चुनाव आएंगे तो जिन जिन पार्टीज ने, जिन जिन लोगों ने ये मजाक किया है उन्हें जवाब दिया जाएगा।